रिमोटोलॉजी मास्टर क्लास के मॉड्यूल 1 का लास्ट लेक्चर है आज। और आज हम इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स पे बात करेंगे और कॉम्प्लीमेंट्स पे। तो आज हमने ईएसआर, सीआरपी, कॉम्प्लीमेंट और जो दूसरे इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स हैं कि उन पे हम बात करेंगे और देखेंगे कि ये इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स कब हेल्पफुल हैं और कब ये मिसलीडिंग हो सकते हैं। तो इस चीज़ पे आज हम बात करेंगे क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि जब पेशेंट हमारे पास आता है किसी भी ऑटोइम्यून डिजीज़ का, उसके इन्फ्लेमेटरी मार्कर ऑर्डर किए जाते हैं और सबसे ज़्यादा ऑर्डर किए जाते हैं। लेकिन होता ये है कि ये नहीं पता कि कौन-सा इन्फ्लेमेटरी मार्कर किस कंडीशन में और किस सिचुएशन में ज़्यादा हेल्पफुल है। तो इन इन्वेस्टिगेशन को समझेंगे जो रिमेटोलॉजी में सबसे ज़्यादा ऑर्डर की जाती हैं। लेकिन इंटरप्रिटेशन जो है वो सबसे ज़्यादा गलत होती है मेरे नज़दीक, क्योंकि ये इंटरप्रिटेशन ही जो है वो बताती है कि क्या हम ठीक समत में जा रहे हैं या नहीं। तो ईएसआर और सीआरपी हर ओपीडी में डेली मंगवाए जाते हैं, डेली ऑर्डर किए जाते हैं, लेकिन बहुत कम फिजिशियन ये समझते हैं कि ये टेस्ट क्या बताते हैं, क्या नहीं बताते, कब ये टेस्ट जो है वो रिलायबल हैं और कब जो है ये कंप्लीटली मिसलीडिंग हो सकते हैं। तो पाकिस्तान में एक बहुत कॉमन सिनेरियो ये है कि मरीज़ का जो ईएसआर है वो नॉर्मल जब भी आ जाता है तो जो फिजिशियन है वो ये समझता है कि कोई इन्फ्लेमेशन नहीं है और मरीज़ को रीएश्योर कराया जाता है कि मरीज़ को कोई भी जो है इन्फ्लेमेटरी डिज़ीज़ जो है नहीं है। लेकिन मरीज़ को ज़रूरी नहीं है कि एक्टिव इन्फ्लेमेटरी डिज़ीज़ चल रही है, उसको इन्फ्लेमेटरी डिज़ीज़ तो हो सकती है। इसके अगेंस्ट ईएसआर अगर ज़्यादा आ जाता है, रेज़्ड आ जाता है, तो ये समझ लिया जाता है कि कोई भी सीरियस ऑटोइम्यून डिज़ीज़ है, जबकि ये ईएसआर किसी भी सिंपल इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। तो आज का जो लेक्चर है, आज हम ये जो मार्कर्स हैं, इनका राइट कॉन्टेक्स्ट में यूज़ करना सीखेंगे और इन इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स की लिमिटेशंस को भी समझेंगे। क्योंकि ईएसआर, सीआरपी या कोई भी इन्फ्लेमेटरी मार्कर है, इसको बस यही समझते हैं कि ये ईएसआर ऑर्डर कर दिया, ये देखना है कि ये कब ऑर्डर करना है, कहाँ ये यूज़फुल है, कहाँ ये मिसलीडिंग है और इसके बारे में इसको डिटेल से आज हम इन इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स को समझेंगे, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम आज बात करते हैं ईएसआर की। ईएसआर क्या है? एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। ईएसआर यानी कि एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट जो है, इससे हम शुरू करते हैं। ये ईएसआर जो है तकरीबन 100 साल से भी ज़्यादा है, हो चुका होगा कि ये इससे भी पुराना टेस्ट है, लेकिन आज भी ये मेरे ख़्याल में वाइडली यूज़्ड है। तो इसका प्रिंसिपल जो है क्या है? ईएसआर का प्रिंसिपल बहुत ही सिंपल है। जो ब्लड होता है उसको एक नैरो ट्यूब में डाला जाता है और 1 घंटे बाद देखा जाता है कि जो रेड ब्लड सेल्स हैं कितने मिलीमीटर तक नीचे बैठ गए हैं। यही जो ईएसआर है इसे मिलीमीटर फी आर के हिसाब से जो है एक्सप्रेस किया जाता है। पहले तो ये समझना है कि ये ईएसआर बढ़ता क्यों है, इसकी पैथोफिजियोलॉजी को पहले समझते हैं, फिर इसकी जो है आगे डिटेल में बात करेंगे। नॉर्मल कंडीशन में जो आरबीसीज़ होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं, क्योंकि इनकी जो सरफेस होती है आरबीसीज़ की, ये नेगेटिवली चार्ज होती है और ये स्लोली सेटल होते हैं। जब इन्फ्लेमेशन होती है, इन्फ्लेमेशन में जो लिवर है हमारा अक्यूट फेज प्रोटीन्स बनाता है, जिनमें फेब्रिनोजिन होती है, अल्फा 2 मैक्रोग्लोब्यूलिन होता है और जो दूसरे अमीनोग्लोबुलिन्स हैं वो इसमें होते हैं। तो ये प्रोटीन क्या करते हैं? ये प्रोटीन आरबीसीज़ की जो सरफेस चार्ज है उसको न्यूट्रलाइज़ करते हैं। जो पहले रिपेल कर रहे थे, जिससे आरबीसीज़ की ये जो सरफेस होती है वो न्यूट्रलाइज़ हो जाती है, तो क्या होता है? आरबीसीज़ आपस में चिपक जाते हैं, स्टक हो जाते हैं और स्टैक्स बनाते हैं, जिन्हें रोलो फॉर्मेशन कहते हैं। ये भी एक क्लिनिकल पर्ल है, रोलो फॉर्मेशन कैसे बनती है। ये रोलो जो होते हैं ज़्यादा बहुत ही फास्टली नीचे बैठते हैं और ईएसआर जो है वो रेज़ हो जाता है। ये है पैथोफिजियोलॉजी ईएसआर की।
ये पैथोफिजियोलॉजी बहुत ही आसान है, मैंने बहुत ही सिंपल करके और मुख्तसर अंदाज में आपके सामने जो है वो आपको समझाने की कोशिश की है। जो ईएसआर है उसकी नॉर्मल वैल्यूज़ जो है एज और जेंडर के हिसाब से वेरी करती हैं, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो पॉइंट है। मेल्स हैं उसमें अपर लिमिट ऑफ नॉर्मल एज उसको डिवाइड किया जाता है 2 से, यानी अगर 40 ईयर का एक मेल है तो उसकी अपर लिमिट 20 मिलीमीटर फी आर होगी। फीमेल्स में थोड़ा सा इसको जो है वो तब्दील किया जाता है। फीमेल्स में अपर लिमिट क्या होती है, जो एज प्लस 10 फिर डिवाइडेड बाई 2, यानी अगर 40 ईयर का मेल था तो उसको डिवाइड 2 से किया 20 हो गई। यहाँ पे 40 ईयर की अगर कोई फीमेल है तो अपर लिमिट इसकी 25 बनेगी, यानी प्लस 10 किया 50 फिर डिवाइड किया तो कितनी बन गई 25 मिलीमीटर फी आर बनेगी। लेकिन ये रफ गाइड्स हैं, वैल्यूज़ लैब्स के दरमियान वेरी कर सकती हैं। ये जो लैब्स होती हैं उनकी वैल्यूज़ वेरी करती हैं। ये गाइड्स जो मैंने आपको बताई है मेल फीमेल की, ये रफ है। तो ये पैथोफिजियोलॉजी है और ये वैल्यूज़ के हवाले से बात की हमने। पैथोफिजियोलॉजी के बाद मैंने ऊपर ज़िक्र किया, आज हम इनके यूज़र्स को और लिमिटेशन को बात करेंगे। तो लिमिटेशंस जो है ईएसआर की वो अब समझते हैं। ईएसआर की जो लिमिटेशंस हैं उनको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसी जगह पर सबसे ज़्यादा मिस्टेक की जाती हैं। ईएसआर एक तो नॉन स्पेसिफिक है, यानी ये सिर्फ बताता है कि ये इन्फ्लेमेशन है। अक्सर औक़ात मरीज़ आ जाते हैं, सर ईएसआर हाई है, मुझे इन्फेक्शन चल रहा है, मुझे एंटीबायोटिक्स डॉक्टर साहब ने दी हैं। ईएसआर स्पेसिफिक नहीं है, ये बता देगा कि इन्फ्लेमेशन है, लेकिन कहाँ है, किस वजह से है, ये हरगिज़ नहीं बताता। दूसरी बात ये याद रखें, जो ईएसआर है स्लो रिस्पॉन्डर है, यानी इन्फ्लेमेशन शुरू होने के बाद भी ईएसआर कुछ दिनों तक बढ़ता रहेगा और इन्फ्लेमेशन ख़त्म होने के बाद भी कुछ हफ्तों तक बढ़ा हुआ रहेगा। यकदम नहीं है इन्फेक्शन ख़त्म हुआ ईएसआर डाउन, नो, ईएसआर कुछ वीक्स तक भी हाई रह सकता है। और देखेंगे कि लेट्स सपोज इन्फेक्शन को तो हम छेड़ नहीं रहे, तो अक्सर औक़ात तो ये होता है कि इन्फेक्शन ट्रीट हो जाएगा तो ये नहीं है कि अगले दिन आपका ईएसआर नॉर्मल वैल्यू में आ जाएगा, ऐसा नहीं है। तो ये डिजीज़ की जो करंट एक्टिविटी है उसका अक्यूट मार्कर नहीं है, ये आपने याद रखना है। अक्सर औक़ात अक्यूट मार्कर के तौर पर भी जो है वो इस्तेमाल होता है। ईएसआर मैंने अभी इन्फेक्शन का ज़िक्र किया, तो ये बहुत सी नॉन इन्फ्लेमेटरी जो कंडीशंस हैं उनमें भी बढ़ सकता है, उनमें बढ़ सकता है। एक तो अनीमिया है, और भी बहुत सारी कंडीशंस हैं। अनीमिया है, रीनल फेलियर में भी ईएसआर बढ़ सकता है। प्रेगनेंसी बहुत ही कॉमन चीज़ है, प्रेगनेंसी में भी बढ़ता है। ओबेसिटी में ईएसआर बढ़ जाता है, ओल्ड एज में बढ़ जाता है। हाइपरगैमाग्लोबिनीमिया है, उसमें भी ईएसआर बढ़ सकता है। तो ये चीज़ें बात याद रखनी है कि ईएसआर सिर्फ इन्फ्लेमेटरी कंडीशन में, नॉन इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस जो मैंने बताई इनमें भी बढ़ सकता है। ईएसआर सम टाइम इन्फ्लेमेटरी कंडीशन में नॉर्मल भी रह सकता है, जैसे कि अर्ली आरए है या सीरोनेगेटिव स्पॉन्डाइलोआर्थ्रोपैथीज़ हैं, और कुछ केसेस होते हैं उनमें और भी जो है वो नॉर्मल रह सकता है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि ईएसआर हाई रहेगा। अब लिमिटेशंस के बाद हमने बात करनी है यूज़फुल कहाँ होता है। ईएसआर यूज़फुल एक तो ये है कि जॉइंट सेल आर्थराइटिस में सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट है वो जॉइंट सेल आर्थराइटिस है और पॉलीमेल्जिया रिमेटिका है। इसमें ईएसआर बहुत इंपॉर्टेंट मार्कर है, और क्लासिक जो जीसीए है उसमें तो ईएसआर रूटीनली 100 अबव मिलीमीटर पर आवर से भी ज़्यादा हो सकता है। और जो यूलार की जो गाइडलाइंस हैं उनके मुताबिक ईएसआर जो है और सीआरपी दोनों जो जीसीए है जॉइंट सेल आर्थराइटिस उसकी डायग्नोसिस और मॉनिटरिंग में इंपॉर्टेंट है। अकेला ईएसआर नहीं, सीआरपी भी जो है इंपॉर्टेंट है, ये यूलार की गाइडलाइंस है। और मैं अपने इन लेक्चर्स में ज़्यादातर आपके साथ यूलार की गाइडलाइंस मैं रिपीट करता हूँ कि शेयर करता हूँ, और मोस्टली मैं एसीआर की गाइडलाइंस भी आपके साथ रखता हूँ, लेकिन मैं जो है अपने एक्सपीरियंस के हवाले से मैं आपके साथ यूलार के जो है वो गाइडलाइंस वो शेयर करता हूँ। टेम्पोरल आर्थराइटिस में भी ईएसआर जॉइंट्स जो है जॉइंट सेल का हमने जिक्र किया, टेम्पोरल आर्थराइटिस में भी बहुत ज़्यादा हाई होता है। अगर क्लिनिकल फीचर्स हों तो आपने फौरी तौर पर ट्रीटमेंट शुरू कर देना है, बायोप्सी का वेट नहीं करना, क्योंकि क्या हो सकता है बहुत ज़्यादा अगर ये डिज़ीज़ आप उसको फौरी तौर पर सेटल नहीं करेंगे तो परमानेंट ब्लाइंडनेस या कोई और कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं। तो आपने बायोप्सी का वेट नहीं करना, आपने फौरी तौर पर स्टेरॉइड स्टार्ट कर देने हैं जॉइंट सेल आर्थराइटिस में। इसके अलावा क्या है,
मल्टीपल माइलोमा, इसमें भी हाई हो सकता है। इसके अलावा पैराप्रोटीनीमियाज जो हैं उनमें ईएसआर बहुत ड्रामेटिकली बढ़ता है, क्योंकि जो अमीनोग्लोबुलिन्स हैं वो आरबीसीज को स्ट्रांगली वो करते हैं, एग्लूटिनेट करते हैं, तो फिर इस वजह से क्या हो सकता है, ईएसआर बढ़ सकता है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, पाकिस्तान के हवाले से अहम है। जब भी आपके पास में, हमने जब जो है मोनोआर्थराइटिस को डिस्कस किया था, जो हमारे प्रीवियस लेक्चर्स, हमने कहा था जब भी आपको कोई भी जॉइंट मिलता है जिसमें इन्फ्लेमेशन है और मोनोआर्थराइटिस के साथ पेशेंट प्रेजेंट है, हो रहा है, आपको कोई भी चीज़ नहीं मिल रही, तो आपने टीबी को याद रखना है। और अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा पेशेंट है जिसमें जो है ईएसआर जो है मुसलसल हाई आ रहा है, तो आपने टीबी को कंसिडर करना है। टीबी में और दूसरी जो क्रोनिक कंडीशंस हैं, इन्फेक्शंस हैं, क्रोनिक इन्फेक्शंस हैं, उनमें भी जो ईएसआर है वो मॉनिटरिंग में भी यूज़ होता है, और अगर ईएसआर हाई है तो आप टीबी को कंसिडर कर सकते हैं। ये चीज़ें आपने याद रखनी है। लिमिटेशंस, हमने यूजेस की बात की है। इसके बाद जी हमने देखना है कि ये मिसलीडिंग या अनरिलायबल जो है वो कब होता है, ईएसआर कब अनरिलायबल होता है या मिसलीडिंग हो सकता है। एनीमिया में ईएसआर हमने बताया था, एनीमिया में ईएसआर बढ़ जाता है। इसमें क्यों बढ़ता है? क्योंकि जो आरबीसीज हैं वो कम जो है वो रिपल्जन करते हैं और वो ज़्यादा तेज़ी से नीचे बैठते हैं एनीमिया की वजह से, जिससे ईएसआर हाई हो सकता है। इसी तरह पॉलीसाइथीमिया में ईएसआर फॉल्सली लो हो सकता है। ये एक इम्पॉर्टेंट जो है वो पर्ल है। पॉलीसाइथीमिया में ईएसआर फॉल्सली लो हो सकता है। सिकल सेल डिजीज़ में, क्योंकि जो सिकल शेप्ड सेल्स हों वो भी रोलो नहीं बनाते, इसलिए ईएसआर फॉल्सली लो हो सकता है। इस बात को भी आपने याद रखना है। सिकल सेल डिजीज़ में और पॉलीसाइथीमिया में फॉल्सली लो हो सकता है। अच्छा, इसके अलावा भी और कुछ कंडीशंस हैं जो हम रूटीन प्रैक्टिस में भी देखते हैं, उनमें भी जो है ईएसआर या तो बढ़ सकता है या लो हो सकता है। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में जो है वो ईएसआर बढ़ सकता है। प्रेगनेंसी में भी ईएसआर बढ़ जाता है। प्रेगनेंसी में क्यों बढ़ता है? क्योंकि फेब्रिनोजिन जो है वो बढ़ता है, तो प्रेगनेंसी में ईएसआर भी बढ़ जाता है। इसके अलावा ओबेसिटी में बढ़ सकता है। ओल्ड एज में जो है वो ईएसआर नेचुरली बढ़ जाता है, ओबेसिटी में, ओल्ड एज में। तो यहाँ पे एक और क्लिनिकल पर्ल जो है वो आपको मैं शेयर करता हूँ, जो आपने अपनी प्रैक्टिस में जो है वो देखा है। यहाँ पे क्योंकि हमारा जो वैसे तो मॉड्यूल 2 है उसमें हमने रूमेटॉइड आर्थराइटिस को डिस्कस करना है और उसके ट्रीटमेंट में हम जैक इनहिबिटर पे जाएंगे, तो ये बात मैं करूँगा। लेकिन यहाँ पे मैं इसी ईएसआर के साथ ही यहाँ पे भी मैं आपको एक चीज़ शेयर करता हूँ। मैंने देखा, और इस पे फिर जो है वो केस स्टडीज़ भी हुई हैं और रिसर्च जो है वो भी पब्लिश हो चुकी है कि ऐसे पेशेंट जो कि टोफासिटानेब ले रहे होते हैं उनमें डिज़ीज़ जो है वो फुली कंट्रोल्ड होती है। मैंने जब देखा, ये बहुत पुरानी बात है, जब देखते हैं कि जो टोफासिटानेब ले रहा है पेशेंट, डिज़ीज़ फुली कंट्रोल्ड है, उसमें कुछ भी नहीं है, कोई स्वेलिंग नहीं है, कोई टेंडरनेस नहीं है, सीआरपी नॉर्मल है। पेशेंट की डिजीज़ एक्टिविटी हम जब सीआरपी के थ्रू करते हैं तो वो नॉर्मल लो डिजीज़ एक्टिविटी या रिमिशन आ रही है, मरीज़ खुद बता रहा है मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन ईएसआर जो है वो मुसलसल एलिवेटेड होता है। अगर ईएसआर को हम देखें तो क्या हो जाएगा, हमें लगेगा कि तो पेशेंट लो डिजीज एक्टिविटी की तरफ नहीं जा रहा, क्योंकि ईएसआर तो कॉन्टिन्यूसली हाई है। और जब हम इसको काउंट करते हैं, डिजीज एक्टिविटी काउंट कर रहे हैं, ईएसआर को हम देखेंगे तो हम समझेंगे कि हमारा पेशेंट जो है वो लो डिजीज एक्टिविटी या रिमिशन अचीव नहीं कर पा रहा, जिसकी वजह से हमें ये लगेगा कि ये शायद कोई हमारी ये जो ड्रग है ये काम नहीं कर रही। तो मैंने देखा ईएसआर कॉन्टिन्यूसली हाई है। मैंने ये अपने कुछ जो कोलीग्स हैं उनके साथ ये डिस्कशन भी की थी आज से 2-3 साल पहले। तो आपने क्या करना है कि ये जो डिजीज़ रिलैप्स है उसको आपने ये नहीं समझ लेना कि ये जो ईएसआर हाई है कि ये डिजीज़ रिलैप्स की वजह से है। और फिर ये भी हो सकता है कि हम कहें कि जी ये तो ईएसआर हाई है तो डिजीज़ जो है वो रिलैप्स है, और फिर हम ट्रीटमेंट प्लान चेंज कर लें, जिससे क्या होगा, नुकसान होगा। तो ईएसआर हाई क्यों है, इसको भी समझना ज़रूरी है। इसको ही मैं समझाना चाहता हूँ, अलग भी समझेंगे इस पे भी जो है। इसमें थोड़ा-सा फार्माकोलॉजी जो है उसको हम जो है देखते हैं। जो टोफासिटानेब है वो प्राइमरीली जैक 1 और जैक 3 इन्हिबिटर है।
जैक 1 और जैक 3 है टोफासिटिनेब। लेकिन जो जैक 2 है वो एरिथ्रोपोएटिन का सिग्नलिंग पाथवे है, और जो टोफासिटिनेब है इससे भी जैक 2 को भी जो है वो टू सम एक्सटेंट इनहिबिट करता है, जिसकी वजह से थ्योरेटिकली एरिथ्रोपोइसिस जो है वो अफेक्ट हो सकती है और एनीमिया का चांस हो सकता है। वैसे तो ये टोफासिटिनेब का ये एक साइड इफेक्ट है एनीमिया, लेकिन क्लिनिकल रियलिटी ये है कि ये जो टोफासिटिनेब है ये थेरेप्यूटिक डोजेज पर जैक 2 जो है डिपेंडेंट एरिथ्रोपोइसिस जो है उसको सिग्निफिकेंट लेवल तक इनहिबिट नहीं करता, और रूटीन में जो जैक 2 इनहिबिशन होती है वो भी इन्फ्लेमेशन क्योंकि कम हो रही होती है उसकी वजह से एरिथ्रोपोइसिस की रिकवरी से जो है आउटवेट हो जाती है। अब हमारा ये तो हमने फार्माकोलॉजी को थोड़ा सा डिस्कस किया। आरए में क्योंकि क्रोनिक इन्फ्लेमेशन की वजह से एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज चल रहा होता है, जिसमें क्या होता है जो इंटरलिकन 6 है वहाँ पे हेप्सिडिन जो है वो बढ़ जाता है, और इंटरलिकन 6 क्या बढ़ाता है, हेप्सिडिन इंटरलिकन 6 बढ़ाता है, और आयरन यूटिलाइजेशन जो है वो ज़्यादा हो जाती है, और आरबीसीज जो है वो क्योंकि कम होते हैं, और छोटे आरबीसीज जो है वो ईएसआर को अमूमन जो है वो डाउन रखते हैं। जब हम इसके अगेंस्ट, ये तो मैंने आपको पैथोफिजियोलॉजी और फार्माकोलॉजी को बताया, जब हम टोफासिटिनेब इन्फ्लेमेशन को जब ये सुप्रेस करेगा तो हीमोग्लोबिन बढ़ेगा, इंटरलिकन 6 का जो इफेक्ट है वो कम होगा, और ये जो हीमोग्लोबिन की रिकवरी है ये डायरेक्टली क्या करेगी, ईएसआर और सीआरपी में चेंजेस के साथ एसोसिएट कर रही होती है, यानी आरबीसीज का जो साइज है और नंबर है वो रिकवर होता है, तो रोलो फॉर्मेशन कदरें बेहतर हो जाती है और ईएसआर बढ़ जाता है। ये अब आपको समझ आई कि ईएसआर टोफासिटिनेब के यूज़ में क्यों बढ़ता है। ये इन्फ्लेमेशन की वजह से नहीं बढ़ता, ये हीमाटोलॉजिकल रिकवरी की अलामत है कि आप यहाँ पे आप ये क्लियर हो गया कि मैं भी ये सोच रहा था, फिर मैंने कुछ जब इस पे जो है वो काम किया, कुछ स्टडीज़ देखी, तो फिर मुझे पता चला कि ये जो इन्फ्लेमेशन है सॉरी ये जो ईएसआर है ये किसी इन्फ्लेमेशन या फ्लेयर को शो नहीं कर रहा, ये क्या है, हीमाटोलॉजिकल रिकवरी की वजह से जो है ईएसआर बढ़ रहा है। तो जो टोफासिटिनेब पर जो मरीज होते हैं वो क्लिनिकल रिमिशन में हो तो सीआरपी नॉर्मल हो सकता है लेकिन ईएसआर एलिवेटेड हो सकता है, तो वहाँ पे जब आप डिजीज़ एक्टिविटी असेस करेंगे तो आपने जो डैश 28 है या डीएएस आप कहें या डैश 28 है, तो डैश 28 में सीआरपी को आपने यूज़ करना है, ना कि आपने जो डैश 28 ईएसआर यूज़ करना है, क्योंकि इसका जो कॉन्टेक्स्ट है उसमें ईएसआर एक मिसलीडिंग मार्कर बन जाता है और जो है आप रॉन्ग ट्रीटमेंट डिसीजन की तरफ जो है वो जा सकते हैं। तो ये वजह है कि ईएसआर व्हाइल यूजिंग टोफासिटिनेब रेज्ड हो सकता है। ईएसआर को हम यहीं एंड करते हैं। इसके बाद है जी ईएसआर के बाद आ जाता है सीआरपी। सीआरपी क्या है, सीआरपी एक्टिव प्रोटीन, सीआरपी यानी सॉरी सी रिएक्टिव प्रोटीन। सीआरपी सी रिएक्टिव प्रोटीन भी एक अक्यूट फेज रिएक्टेंट है जो कि लिवर बनाता है। इसका नाम जो है सीआरपी का नाम इसलिए क्योंकि ये जो आपका स्ट्रेप्टोकोकस नमूनाई है, स्ट्रेप्टोकोकस नमूनाई, उसके साथ ये सी पॉलीसैकेराइड्स के साथ रिएक्ट करता है। दोबारा रिपीट करता हूँ, ये जो सीआरपी है, सी रिएक्टिव प्रोटीन, इसका नाम क्यों है, इसका नाम इस वजह से कि स्ट्रेप्टोकोकस नमूनाई हैं उसके साथ ये उनके जो सी पॉलीसैकेराइड्स हैं उनके साथ ये रिएक्ट करता है। तो इसको भी, ये भी 100 साल से जो है वो इस्तेमाल हो रहा है, सीआरपी ईएसआर की तरह ये भी 100 साल तकरीबन होने वाला है, इसको भी यूज़ किया जाता है, इसको भी बहुत ज़्यादा ऑर्डर किया जाता है। ये भी र्यूमेटोलॉजी में ईएसआर की तरह सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला मार्कर है। तो सीआरपी की जो पैथोफिजियोलॉजी है उसको समझते हैं। जो सीआरपी की पैथोफिजियोलॉजी है, जब बॉडी है कि हमारे ह्यूमन बॉडी है, जब उसमें इन्फ्लेमेशन होती है तो जो मैक्रोफेजेस होते हैं और जो एडिपोसाइट्स होते हैं ये इंटरलिकन 6 और इंटरलिकन 1 बीटा और टीएनएफ अल्फा जैसे साइटोकाइंस रिलीज करते हैं। इंटरलिकन 6, इंटरलिकन 1 बीटा और टीएनएफ अल्फा ये क्या करते हैं, जो हमारे
मैक्रोफेजेस और एडिपोसाइट्स होते हैं, ये रिलीज़ करते हैं। ये साइटोकाइन्स जो है लिवर पे एक्ट करते हैं और लिवर क्या बनाता है, सीआरपी सी रिएक्टिव प्रोटीन बनाता है। सीआरपी ऑप्सोनाइजेशन करता है, यानी कि ये जो बैक्टीरिया और जो डेब्री होता है उसको कोट करता है ताकि जो फैगोसाइट्स हैं उन्हें आसानी से जो है वो डिस्ट्रॉय कर सकें, और सीआरपी कंप्लीमेंट भी एक्टिवेट करता है। तो जो सीआरपी और ईएसआर जो है ये हैं, सीआरपी के ईएसआर से ये बेहतर क्यों है कि ये सीआरपी फास्ट रेस्पॉन्डर है। वो क्या है, हमने उसके बात की थी कि वो स्लो रेस्पॉन्डर थे ईएसआर। तो सीआरपी का ईएसआर पे जो प्रायोरिटी इस वजह से है कि ये फास्ट रेस्पॉन्डर है। इन्फ्लेमेशन शुरू होने के तकरीबन कुछ ही घंटे पहले, 4-5 घंटे पहले जो सीआरपी बढ़ना शुरू हो जाता है, और ये 24 टू 48 आवर में ये पीक पे चला जाता है। इन्फ्लेमेशन जो ही ख़त्म होती है या डिक्रीज़ होती है तो सीआरपी फिर जो है वो 4 से 5 घंटों में नॉर्मल होना शुरू हो जाता है, या 4 से 5 घंटों में नॉर्मल हो जाता है। इसलिए सीआरपी डिजीज़ एक्टिविटी का ईएसआर से जो है वो बेटर रियल टाइम मार्कर है। और दूसरी बात क्या है कि ये सीआरपी एनीमिया और प्रेगनेंसी से और एज से भी जो है वो कम अफेक्ट होता है, तो इस वजह से भी ईएसआर से ये ज़्यादा बेटर है। ईएसआर हमने ऊपर जिक्र किया, प्रेगनेंसी, एनीमिया, एज से जो है वो अफेक्ट हो सकता है, लेकिन सीआरपी नहीं होता। सीआरपी का जो रेफरेंस रेंज है, हमने जैसे वहाँ पे वो किया था, ये रेफरेंस रेंज जो है 5 मिलीग्राम पर लीटर से कम है, लेकिन इसकी जो हाई सेंसिटिव सीआरपी होता है, जो आजकल हम वैसे भी स्पेशलाइज्ड हार्ट प्रोफाइल करवाते हैं, उसमें हम देखते हैं, तो जो हाई सेंसिटिव सीआरपी होता है यानी एचएससीआरपी, जो कि कार्डियोवैस्कुलर जो है रिस्क असेसमेंट के लिए यूज़ होता है, उसमें जो नॉर्मल वैल्यू होती है 1 मिलीग्राम पर लीटर से भी कम होनी चाहिए। नॉर्मली सीआरपी 5 मिलीग्राम पर लीटर, और जो हाई सेंसिटिव सीआरपी है वो लेस देन 1 मिलीग्राम पर लीटर उससे भी कम होनी चाहिए। सीआरपी किन कंडीशंस में बढ़ता है, ये हम अब डिस्कस करते हैं। बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, सीआरपी किन कंडीशंस में बढ़ता है, इसको हम डिस्कस करें। बैक्टीरियल इन्फेक्शंस में सीआरपी बहुत ज़्यादा जो है वो हो सकता है, 100 मिलीग्राम फी लीटर से भी ज़्यादा बढ़ सकता है बैक्टीरियल इन्फेक्शंस में। सेप्टिक आर्थराइटिस में जो है, सेप्टिक आर्थराइटिस है, उसमें भी सीआरपी बहुत ज़्यादा हाई होता है। क्रिस्टल आर्थराइटिस यानी गाउट के जो अक्यूट अटैक होगा, उसमें भी जो है वो सीआरपी बढ़ जाता है। तो इसके अलावा क्या हो सकता है, इसके अलावा वेस्कुलाइटिस में भी बढ़ सकता है, पोस्ट सर्जिकल इन्फ्लेमेशन है उसमें बढ़ता है, और अगर आप सर्जरी के बाद दूसरा या तीसरे दिन जो है वो सीआरपी पीक पे जा सकता है और फिर जो है वो कम होना शुरू हो जाता है। और अगर सर्जरी की गई है उसके बाद सीआरपी 3 से 4 दिन के बाद जो है वो ठीक नहीं हुआ, तो फिर आप सस्पेक्ट कर सकते हैं कि कोई इन्फेक्शन का चांस है। ये तो हो गई सीआरपी बढ़ता कब है। अब देखते हैं कि ये जो सीआरपी पैराडॉक्सिकली लो हो सकता है या नहीं। तो पैराडॉक्सिकली लो को बात करते हैं। पैराडॉक्सिकली लो कैसे हो सकता है, किस कंडीशन में हो सकता है? एससीएलई में ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ज़्यादा इग्नोर किया जाने वाला एक क्लिनिकल पर्ल आपके साथ शेयर करता हूँ। एसएलई में अमूमन जो है वो सीआरपी एक्सपेक्टेड लेवल से कम होता है, हत्ता कि एक्टिव डिजीज़ भी चल रही है ना, फिर भी सीआरपी नॉर्मल होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लिनिकल पर्ल है। एसएलई है, एक्टिव डिजीज़ है, सीआरपी कम होगा। इसकी रीज़न क्या है? इसकी रीज़न ये है कि एसएलई में जो टाइप 1 इंटरफेरॉन्स हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, जो कि इंटरलेकन 6 जो है मीडिएटेड सीआरपी प्रोडक्शन को सुप्रेस करते हैं। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, क्यों कम होता है? क्योंकि एसएलई में टाइप 1 इंटरफेरॉन्स जो है वो बहुत ज़्यादा होते हैं, जो कि क्या करेंगे, इंटरलेकन 6 मीडिएटेड सीआरपी प्रोडक्शन है उसको सुप्रेस करेंगे। इसलिए जो एसएलई के मरीज़ हैं उनमें अगर सीआरपी बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो ये एसएलई फ्लेयर नहीं है, ये बल्कि कोई सुपर इम्पोज जो है इन्फेक्शन हो सकता है, उसकी बल्कि सुपर इम्पोज इन्फेक्शन की स्ट्रॉन्ग प्रेडिक्शन है। जब भी जो है वो आप एसएलई मैनेजमेंट कर रहे हैं तो उसका एक क्रिटिकल क्लिनिकल पॉइंट है कि बल्कि यूलार की जो गाइडलाइंस हैं मैनेजमेंट, जो एसएलई की यूलार की मैनेजमेंट गाइडलाइंस हैं, उनमें ये
कहा गया कि अगर एसएलई में सीआरपी रेज्ड है तो आप क्या करेंगे, आप सुपर इम्पोज्ड जो है किसी भी इन्फेक्शन को रूल आउट करें। तो इस चीज़ को आपने ज़हन में रखना है कि एसएलई में मरीज़ का सीआरपी बढ़ेगा तो पहले आपने इन्फेक्शन को रूल आउट करना है। इसके अलावा भी जो है वो आप ये देखें कि एक और चीज़ कुछ हम इसी में ऐड करते हैं एसएलई में, अगर सिरोसाइटस है यानी प्लूरल है या पेरिकार्डियल इन्वॉल्वमेंट है, उसमें भी एसएलई में सीआरपी बढ़ सकता है, लेकिन इतना जो है नहीं बढ़ेगा जितना इन्फेक्शन में बढ़ता है। ये भी एक आपने बात रखनी है, अगर पेशेंट कहता है मुझे सांस लेने में पेन होता है तो आप ये ना समझें कि ये कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, लेकिन एसएलई में सीआरपी थोड़ा बढ़ेगा, लेकिन अगर इन्फेक्शन है तो बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। अब ये देखें कि आपने सीआरपी को ऑर्डर कब करना है। ईएसआर और सीआरपी में एक और अहम चीज़ हम डिस्कस करते हैं कि आपने दोनों को कब ऑर्डर करना है। ठीक है, हमने तो ये किया कि वो स्लो रिस्पॉन्डर है, ये फास्ट रिस्पॉन्डर है, ईएसआर कब ऑर्डर करना है, सीआरपी कब ऑर्डर करना है, दोनों को इकट्ठे भी तो ऑर्डर किया जा सकता है। तो ये एक क्वेश्चन है, ईएसआर और सीआरपी दोनों एक साथ ऑर्डर भी करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। यहाँ पे एक प्रैक्टिकल गाइडेंस देता हूँ आप लोगों को। जब भी अक्यूट इन्फ्लेमेशन होगी ना, अक्यूट इन्फ्लेमेशन यानी कि कोई इन्फेक्शन चल रहा है या कोई क्रिस्टल आर्थराइटिस है, अक्यूट जो है फ्लेयर है, उसको आपने असेस करना है, तो उसके लिए सीआरपी ज़्यादा यूज़फुल है, क्योंकि ये फास्ट रिस्पॉन्डर है, फास्टर रिस्पॉन्डर है, तो तब आपके लिए सीआरपी जो है वो ज़्यादा यूज़फुल रहेगा। और अगर क्रोनिक इन्फ्लेमेशन है यानी डिजीज़ एक्टिविटी मॉनिटरिंग के लिए या जीसीए, स्पेशली जीसीए जैसी और कंडीशंस हैं, तो ये दोनों यूज़फुल हो सकते हैं। और फिर एसएलई मॉनिटरिंग में ईएसआर ज़्यादा यूज़फुल है, क्योंकि सीआरपी के मैंने ऊपर बताया कि ये लिमिटेशन है, एसएलई में तकरीबन इवन एक्टिव डिजीज़ में भी नॉर्मल रहता है। तो आरएम मॉनिटरिंग में आप सीआरपी डिजीज़ एक्टिविटी ज़्यादा यूज़ करें, क्योंकि सीआरपी जो है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं होती। जैसे हमने ऊपर ज़िक्र किया है, टोफासिटिनब की वजह से ईएसआर हाई हो सकता है, तो ये मिसलीडिंग हो सकता है कि आप डिजीज़ एक्टिविटी कैलकुलेट करें और ईएसआर को यूज़ करेंगे तो ये मिसलीडिंग हो सकता है। तो आरएम मॉनिटरिंग में आपने ईएसआर की बजाय सीआरपी को कोरिलेट करना है। जो यूलार की मैनेजमेंट गाइडलाइंस हैं, उनमें सीआरपी डिजीज़ एक्टिविटी को भी ईएसआर के साथ-साथ जो -28 हम कैलकुलेट करते हैं, दोनों को जो है वो इस्तेमाल किया जा सकता है, यूज़ किया जा सकता है। आप सीआरपी बेस्ड डैश निकाल सकते हैं, -28, या ईएसआर बेस्ड भी -28 निकाल सकते हैं। लेकिन अगर तो आप टोफासिटिनब यूज़ करें तो फिर सीआरपी बेस्ड -28 को यूज़ करें, और अगर आप वैसे कोई और जो है वो टीएनएफ इन्हिबिटर या वैसे कन्वेंशनल थेरेपी पे पेशेंट है तो आप फिर ईएसआर बेस्ड -28 को यूज़ करें। लेकिन आपने एक और बात याद रखनी है कि एक ही पेशेंट में ना आपने एक ही क्लिनिकल मार्कर को यूज़ करना है। ये नहीं करना कि बार-बार जो है आप कभी ईएसआर बेस्ड कर लें, कभी सीआरपी बेस्ड कर लें। ये बहुत जो है वो इम्पोर्टेंट है। तो आप या ईएसआर को कर रहे हैं तो उसी पेशेंट में हमेशा ईएसआर, लेकिन टोफासिटिनब में ईएसआर यूज़ नहीं करना। अगर आप सीआरपी यूज़ करें तो फिर सीआरपी को यूज़ करें जी। ईएसआर सीआरपी के बाद एक बहुत ही एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव मार्कर है, जिसको ऑर्डर ही नहीं किया जाता, इग्नोर किया जाता है, अंडररेटेड मार्कर है, वो है फेरिटन। फेरिटन के बारे में जो है वो डिस्कशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये र्यूमेटोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैंने पहले भी कहा कि ये जो है वो इग्नोर किया जाता है। फेरिटन आयरन स्टोरेज प्रोटीन है, लेकिन ये एक्यूट फेज़ रिएक्टेंट भी है और इन्फ्लेमेशन में ये बढ़ जाता है। फेरिटन जो है इसकी सबसे ड्रामेटिक एलिवेशन किस में होती है, अडल्ट ऑनसेट सिटल डिजीज़ यानी कि एओएसटी में होती है, जहाँ फेरिटन अमूमन जो है वो इवन 10,000 से लेकर बहुत ऊपर तक जो है वो चला जाता है, लाखों में भी जा सकता है। और फेरिटन इतना जो है वो कैरेक्टरिस्टिक है कि फेरिटन अगर 5 टाइम्स बढ़ा हुआ है तो अडल्ट ऑनसेट सिटल डिजीज़ का जो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है, यामागुची क्राइटेरिया, उसमें ये शामिल है फेरिटन। तो इसके अलावा मैक्रोफेज एक्टिवेशन सिंड्रोम जो है यानी एमएएस, या जो जिसको कहते हैं एचएलएच, में भी फेरिटन ड्रामेटिकली बढ़ता है, और 500 से ज़्यादा फेरिटन जो है वो एमएएस का स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर है, और 5000 से ज़्यादा फेरिटन बहुत ज़्यादा हाई स्पेसिफिसिटी रखता है। तो इसलिए
आपने इस चीज़ को माइंड में रखना है, बहुत ज़्यादा इग्नोर किया जाता है फेरिटन को। जो एच स्कोर जो एमएस की डायग्नोसिस के लिए, यानी मैक्रोफेज एक्टिवेशन सिंड्रोम जो है, एमएस की डायग्नोसिस के लिए एच स्कोर जो यूज़ होता है, उसमें फेरिटन जो है उसका लेवल बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। और आपने इस चीज़ को उसमें इसमें एच स्कोर में इम्पॉर्टेंट फेरिटन को एज अ इम्पॉर्टेंट पैरामीटर यूज़ किया जाता है। एसएलई में भी फेरिटन हमने ऊपर ज़िक्र किया था कि ईएसआर बढ़ेगा, सीआरपी अमूमन एसएलई में नॉर्मल रहता है, लेकिन एसएलई में फेरिटन भी बढ़ सकता है। और एक्टिव डिजीज़ है तो सीआरपी नहीं बढ़ेगा। इवन अगर आपको नहीं लग रहा तो आप फेरिटन को यूज़ कर सकते हैं एज ए इन्फ्लेमेटरी मार्कर। एसएलई में फेरिटन बढ़ सकता है। लेकिन एक और जो है बात आपने याद रखनी है, जो फेरिटन है वो आयरन डेफिशिएंसी में बहुत कम हो जाता है और क्रोनिक डिजीज़ेज़ में बढ़ जाता है। आयरन डेफिशिएंसी है, फेरिटन का लेवल कम होगा, और अगर क्रोनिक डिजीज़ चल रही है तो फेरिटन का जो है वो लेवल बढ़ जाता है। तो पाकिस्तान में क्योंकि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया बहुत कॉमन है और फेरिटन बहुत कम होता है अक्सर औक़ात, लेकिन अगर कोई क्रोनिक डिजीज़ चल रही है, लेकिन अगर आयरन डेफिशिएंसी के साथ कोई क्रोनिक इन्फ्लेमेशन चल रही है तो फेरिटन नॉर्मल रेंज में हो सकता है। हालाँकि उसमें जो है वो जो आयरन स्टोर्स हैं वो एक्चुअली बहुत कम होंगे, लेकिन फेरिटन लेवल नॉर्मल हो सकता है। तो आपने इस चीज़ को देखना है, ये ना हो कि आप कहें कि क्रोनिक डिजीज़ है, फेरिटन नॉर्मल है तो उसको कोई आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया नहीं हो सकता। इसलिए फेरिटन को आपने हमेशा क्लिनिकल कॉन्टेक्स्ट में देखना है। ये मैं बात हमेशा से कहता रहता हूँ कि आपने किसी भी लैब को ऐसे नहीं देखना। यहाँ पे फेरिटन हो गया। अब आ जाता है जी कॉम्प्लीमेंट लेवल्स, यानी कि C3, C4 और CH50। अमूमन तो C3, C4 ही देखा जाता है, लेकिन हम यहाँ पे क्योंकि इस लेक्चर में कंप्लीट और बहुत ही कम्प्रिहेंसिव मैं चाह रहा हूँ चीज़ें रहें, तो मैं C3, C4 और CH50 को भी जो है वो डिस्कस करूँगा। और कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को समझना रिमेटोलॉजी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो कॉम्प्लीमेंट है ये एक इनेट इम्यून सिस्टम का पार्ट है और इसमें तकरीबन 30 प्रोटीन्स होती हैं। क्लासिकल पाथवे, अल्टरनेटिव पाथवे और लेक्टिन पाथवे से ये एक्टिवेट हो सकती हैं। एसएलई में जो इम्यून कॉम्प्लेक्सेस हैं वो क्लासिकल पाथवे को एक्टिवेट करती हैं और कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स जो हैं वो कंज्यूम हो जाती हैं, जिससे C3, C4 का लेवल जो है वो कम हो जाता है। C3-4 जो है वो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का सेंट्रल कंपोनेंट है। C3 कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का सेंट्रल कंपोनेंट है और जितने भी पाथवेज हैं इसी पर कन्वर्ज होते हैं। इस चीज़ को मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, C3 क्योंकि इंपॉर्टेंट है। C3 कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का सेंट्रल कंपोनेंट है और जितने भी पाथवेज हैं इसी पर कन्वर्ज होते हैं। और C4 क्या है? क्लासिकल पाथवे का हिस्सा है। और एसएलई में जो है वो C4 C3 से भी अभी C3 जो है उससे पहले C4 कम होना स्टार्ट हो सकता है। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, जो C4 है वो क्लासिकल पाथवे का हिस्सा है और एसएलई में C4 जो है वो C3 से पहले कम हो सकता है। मतलब अभी C3 इतना कम नहीं हुआ होगा, C4 उससे भी पहले कम हो सकता है। इस चीज़ को आपने माइंड में रखना है। एक और चीज़, C4 जेनेटिकली लो हो सकता है, यानी कि C4 नल एलील जो है वो भी एसएलई में बहुत कॉमन है और ये जेनेटिकली लो C4 को जो है डिजीज़ काज्ड लो C4 से डिस्टिंग्विश करना ज़रूरी है। दोबारा रिपीट करता हूँ, एसएलई में जो है नेचुरली जब एक एसएलई की डिजीज़ चल रही होती है, एक्टिव होगी डिजीज़, तो C4 कम होता है, लेकिन C4 नल एलील जो है उस एसएलई में बहुत कॉमन है और ये जेनेटिकली लो C4 को डिजीज़्ड काज्ड लो C4 से डिस्टिंग्विश आपने ज़रूर करना है कि ये जो C4 लो है, क्या ये एसएलई की वजह से लो है या ये कोई नल एलील की वजह से लो है। इसलिए इन दोनों को डिस्टिंग्विश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये तो C3 C4 हो गई। अब आ जाते हैं CH50, यानी कि टोटल
हिमोलिटिक कम्प्लीमेंट CH50, यानी कि टोटल हिमोलिटिक कम्प्लीमेंट जो है वो टोटल क्लासिकल पाथवे की फंक्शनल एक्टिविटी मेजर करता है। दोबारा मैं इसको डिस्कस करता हूँ। CH50 जो है जी बिल्कुल ऐसे ही है कि जो CH50 है यानी कि टोटल हिमोलिटिक कम्प्लीमेंट जो पूरी क्लासिकल पाथवे है, कंप्लीट जो है वो क्लासिकल पाथवे है, उसकी जो फंक्शनल एक्टिविटी है उसको मेजर कौन करता है? CH50 करता है। ये बात आपने माइंड, अगर CH50 बिल्कुल जो है वो ज़ीरो, तो किसी भी अर्ली जो कम्प्लीमेंट कंपोनेंट की जो हेरिडिटरी डेफिशिएंसी है, आप उसके बारे में सोच सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो CH50 है वो क्लासिकल पाथवे की कंप्लीट एक्टिविटी को मेजर करता है, और अगर आप देखें कि CH50 बिल्कुल ज़ीरो है, तो आप किस बारे में सोच सकते हैं कि कोई अर्ली कम्प्लीमेंट कंपोनेंट की हेरिडिटरी डेफिशिएंसी भी तो हो सकती है। तो इस चीज़ को आपने माइंड में रखना है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लिनिकल पार्ट है CH50 के हवाले से, कि आप देख सकते हैं कि कोई भी हेरिडिटरी डेफिशिएंसी हो सकती है। SLE में कंप्लीमेंट मॉनिटरिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। SLE में जो C3 है, एक्टिव SLE में C3 और C4 जो है वो कम हो जाते हैं, और जो डबल स्ट्रैंडेड DNA है वो रेज हो जाता है। ये इनवर्स रिलेशनशिप है जो हमने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया था, जब हमने ANA डबल स्ट्रैंडेड DNA को डिस्कस किया था। और जो लुपस नेफ्राइटिस है उसमें भी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्प्लीमेंट लेवल्स का कम होना, क्योंकि अगर आप देख रहे हैं कि C4 C3 बहुत कम है, डबल स्टैंडर्ड DNA बहुत ज़्यादा रेज्ड है, तो ये बहुत बड़े इंडिकेशन है कि जो SLE का पेशेंट है उसमें LN यानी कि लुपस नेफ्राइटिस का चांस बहुत ज़्यादा है। तो जब भी SLE कंट्रोल में होगी तो कॉम्प्लीमेंट नॉर्मल हो जाएंगे और डबल स्टैंडर्ड DNA जो है वो कम हो जाएगा, और अगर डिजीज़ फ्लेयर कर रही होगी तो C4 कम हो जाएंगे और डबल स्टैंडर्ड DNA ज़्यादा हो जाएगा। और जो SLE की जुलार की जो गाइडलाइंस हैं उनके मुताबिक भी जो कॉम्प्लीमेंट लेवल्स हैं और एंटी डबल स्टैंडर्ड DNA उनको हर 3 से 6 महीने के दरमियान आपने रिपीट करके मॉनिटर करना है, और इस पे मैंने एक अलग से भी लेक्चर दिया हुआ है कि SLE के पेशेंट्स को हर 3 से 6 महीने बाद कौन से टेस्ट करवाने चाहिए। अब आ जाते हैं कि ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ C3 C4, जैसे हमने ऊपर C4 नल एलील का जिक्र किया कि हेरिडिटरी डेफिशिएंसी भी हो सकती है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि C3 C4 जो है सिर्फ SLE में कम होते हैं। ये इनकी कुछ और रीज़न्स भी हो सकती हैं, कुछ और कंडीशन में भी जो C3 C4 हैं वो कम हो सकते हैं। तो कौन सी ऐसी कंडीशन है जिनमें जो कॉम्प्लीमेंट वो कम हो सकते हैं? हेरिडिटरी कॉम्प्लीमेंट डेफिशिएंसीज़, इनमें जो है C2 डेफिशिएंसी जो सबसे ज़्यादा कॉमन है, हेरिडिटरी कॉम्प्लीमेंट डेफिशिएंसी है, जो कि SLE जैसी जो है कंडीशन में हो सकती है। C2 डेफिशिएंसी, क्रायोग्लोबुलिनीमिया, उसमें भी कॉम्प्लीमेंट कम हो सकता है। क्रायोग्लोबुलिनीमिया में C4 जो है कम हो सकता है। ऊपर बताया कि C2 डेफिशिएंसी हो सकती है, SLE जैसी कंडीशन में C2 डेफिशिएंसी हो सकती है, हेरिडिटरी जो है वो कॉम्प्लीमेंट डेफिशिएंसी हो सकती है। इसके अलावा क्रायोग्लोबुलिनीमिया में भी C4 कम हो सकता है, ये आपने माइंड में रखना है। इसके अलावा सेप्टिसीमिया में जो है वो, क्योंकि सेप्टिसीमिया में कॉम्प्लीमेंट कंज्यूम हो जाते हैं, इस चीज़ को भी आपने माइंड में रखना है। सीवियर माल न्यूट्रिशन है, उसमें भी जो है वो लिवर जो है वो इनफ कॉम्प्लीमेंट नहीं बनाता, तो उसमें भी कॉम्प्लीमेंट लेवल लो हो सकते हैं। और पाकिस्तान में बहुत सारी लैब्स हैं, उनकी टेस्टिंग अवेलेबल नहीं है, तो आपने जो भी मतलब रूटीन में जब फिजिशियंस ऑर्डर करते हैं, बहुत सारी लैब्स नहीं ऑफ़र कर रही होती है, और अब मैंने देखा है कि मैं अक्सर औक़ात जो है वो स्टैंडर्ड लैब्स चुगताई शौक़ नवा खान को जो है वो प्रेफ़र करता हूँ। अगर कुछ और लैब्स भी कर रही हों तो आप उनसे भी ऑर्डर कर सकते हैं, लेकिन आपने ये देखना है कि अगर बहुत ही कोई कस्बा है, छोटा गाँव है, या आपको कन्फर्म नहीं है, तो आप लैब से कन्फर्म कर लें कि क्या आप वाक़ई C3 C4 कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप देखें कि C3 C4 लेवल और फिर उसको क्लिनिकल डिज़ीज़ के कॉन्टेक्स्ट में देखें कि पेशेंट आपको लग रहा है कि पेशेंट को जो है वो डिज़ीज़ फ्लेयर है।
आप डिजीज़ एक्टिविटी काउंट कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि डिजीज़ फ्लेयर पे और उधर आपको C3 C4 नॉर्मल मिल रहे हैं, तो फिर आप लैब पे जो है वो डाउट कर सकते हैं। आप ये देख सकते हैं कि आप किसी और लैब से फिर किसी और ऑथेंटिक लैब से कन्फर्म कर लें। तो इसमें अगर C3 C4 अवेलेबल ही नहीं है कहीं पे, तो अगर आपको लग रहा है कि फिर आप क्या कर सकते हैं, डबल स्टैंडर्ड डीएनए को डिजीज़ एक्टिविटी मॉनिटर के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लेकिन जहाँ पे अगर कॉम्प्लीमेंट अवेलेबल हो और डबल स्टैंडर्ड डीएनए भी अवेलेबल है, तो फिर आपको चाहिए कि मरीज़ को कहें कि वो बाकायदगी से अपना जो है वो C3 C4 डबल स्टैंडर्ड डीएनए जो है रूटीन से 3 से 6 महीने में चेक करे, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन देता है। ये कॉम्प्लीमेंट लेवल्स हो गए। इसके बाद है प्रोकाल्सिटोनिन। प्रोकाल्सिटोनिन ये भी इन्फ्लेमेटरी मार्कर है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे आज डिस्कशन करेंगे। ये मेरे नहीं ख्याल के यूज़ होता है। हमारे एक दोस्त की बेटी जो है वो सिक थी, तो उसका जो है वो पता नहीं चल रहा था, तो मैंने कहा कि प्रोकाल्सिटोनिन यूज़ करें। तो पता चले कि ये जो कोई इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम की वजह से ये इन्फ्लेमेटरी मार्कर रेज़्ड हैं या इन्फेक्शन की वजह से। तो प्रोकाल्सिटोनिन जो है वो उसको कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, इन्फेक्शन में है या इन्फ्लेमेशन है, ये डिफरेंशिएट करने में प्रोकाल्सिटोनिन जो है वो यूज़ किया जाता है। प्रोकाल्सिटोनिन क्या है, यानी कि पीसीटी एक रिलेटिवली न्यूअर मार्कर है और ये मेरा नहीं ख्याल कि लैब्स में कहीं अवेलेबल भी होगा शायद। तो इसको अगर अवेलेबल है तो आप डिफरेंशिएट करने में इस्तेमाल कर सकते हैं कि जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होंगे और जो स्टीराइल इन्फ्लेमेशन है उसको डिस्टिंग्विश करने में ये प्रोकाल्सिटोनिन यूज़ हो सकता है। और प्रोकाल्सिटोनिन यानी कि पीसीटी का जो है जो पीसीटी है बेसिकली काल्सिटोनिन का प्रिकर्सर है और नॉर्मल कंडीशन में थायराइड के जो सी सेल्स हैं, थायराइड के सी सेल्स बनाते हैं, लेकिन अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उसमें तकरीबन जितने भी टिश्यूज़ हैं वो पीसीटी बनाने लग जाते हैं। तो जब पीसीटी बड़ा होगा तो हम ये कह सकते हैं कि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है और स्टीराइल इन्फ्लेमेशन नहीं है। तो पीसीटी यानी कि प्रोकाल्सिटोनिन की रूमेटोलॉजी में इम्पोर्टेंस क्यों है? प्रीकाल्सिटोनिन की रूमेटोलॉजी में इम्पोर्टेंस इसलिए है कि ये बताएगा कि ये क्योंकि हमारी जो है इस तमाम इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस और ऑटोइम्यून डिजीज़ हैं, तो हमने देखना होता है कि ये कोई इन्फेक्शन की वजह से जो है इन्फ्लेमेशन चल रही है या ये कोई इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है उसकी वजह से ये चल रही है। तो पीसीटी जो है वो आपको ये बताएगी कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या ऑटोइम्यून जो है वो फ्लेयर है, इसको डिस्टिंग्विश करने में आप इसको यूज़ करेंगे। बैक्टीरियल सेप्सिस है उसमें पीसीटी जो है वो क्या होता है 0.5 मिलीग्राम से ज़्यादा होता है और जो सेवियर सेप्सिस है उसमें बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और जो ऑटोइम्यून डिजीज़ हैं उनमें जो है वो पीसीटी रूटीनली नॉर्मल होगा। तो ये डिस्टिंग्विश अगर आप करना है तो फिर आप जो है देख सकते हैं और स्पेशली जो आप देखते हैं कि अडल्ट ऑनसेट स्टिल डिजीज़ में फेरिटन को भी यूज़ कर सकते हैं और एमएएस में भी। इस तरह की जो कंडीशन है अडल्ट ऑनसेट स्टिल डिजीज़ है या एमएएस है, उसमें आपको जहाँ ये चेक करना है, तो आप इस तरह की कंडीशंस में ये पीसीटी को जो है वो यूज़ कर सकते हैं कि क्योंकि जो पीसीटी है वो बग़ैर इन्फेक्शन के समटाइम बढ़ता है लेकिन इतना नहीं बढ़ता। तो ये देखेंगे कि ये इन्फ्लेमेटरी काज़ है या कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। मैंने अभी ज़िक्र किया कि पाकिस्तान में रूटीनली अवेलेबल नहीं है, लेकिन अगर अवेलेबल है तो वहाँ आप जो अमीनो सुप्रेस्ड जो पेशेंट होते हैं जिनको अमीनो सुप्रेशन दी जा रही होती है, जो अमीनो कॉम्प्रोमाइज़्ड हैं और वो फ़ीवर के साथ प्रेज़ेंट कर रहे हैं, तो पीसीटी है यानी कि प्रोकाल्सिटोनिन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है और ये डिसाइड करने में कि ये डिज़ीज़ फ्लेयर है या ये कोई सुपर इम्पोज़्ड जो है इन्फेक्शन है। तो आपने इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स की हम डिस्कशन कर रहे हैं। प्रीकाल्सिटोनिन के बाद हम सीरम अमाइलाइड ए एसएसए सीरम अमाइलाइड ए या एसएसए जो है ये भी एक और अक्यूट फेज रिएक्टेंट है जो इन्फ्लेमेशन में सीआरपी की तरह ही बढ़ता है, लेकिन इससे भी ज़्यादा जो है वो सेंसिटिविटी रखता है। तो जब भी क्रोनिक होगी एलिवेशन होगी एसएसए की सेकेंडरी एमेलोडोसिस में, यानी कि आप कह सकते हैं ए एमेलोडोसिस, तो
ये पॉसिबल है कि उसमें ये बढ़ सकता है। इसके अलावा आरए में एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस और जूनिनल इडियोपैथिक आर्थराइटिस की जो एक सीरियस लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन ये जो है वो हो सकता है। तो पाकिस्तान में बहुत से जो आरए के पेशेंट होते हैं जो कि पोरली कंट्रोल्ड होते हैं, बड़े अरसे से ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं, कभी छोड़ रहे होते हैं, तो पोरली कंट्रोल्ड रूमेटॉइड आर्थराइटिस में एए एमाइलोइडोसिस का जो खतरा है या जो रिस्क है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और इसको आपने डिस्टिंग्विश कैसे करना है इस तरह से कि बल्कि इसकी तो अगर आरए है, पोरली कंट्रोल्ड है और फिर आपको ये लग रहा है कि ए एमाइलोइडोसिस है, तो आप इसको कैसे आप इसको पकड़ सकते हैं। इसकी पहचान ये है कि रीनल इन्वॉल्वमेंट होती है। तो आप इस सूरत में ए एमाइलोइडोसिस जो है वो उसका रिस्क देख सकते हैं कि आरए में ये ए एमाइलोइडोसिस रीनल इन्वॉल्वमेंट देखेंगे तो ये हो सकता है। तो इसके बाद जी यूरिक एसिड। यूरिक एसिड को जो है वो वैसे तो गाउट में ही यूज़ किया जाता है और आजकल तो हर बंदा अपना यूरिक एसिड करवाता है। सीरम यूरिक एसिड लेके हमारे पास बैठ जाता है कि जो मुझे गाउट का ट्रीटमेंट लिखते हैं। जो सीरम यूरिक एसिड जो है वो गाउट के डायग्नोसिस में, मॉनिटरिंग में तो इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इसकी एक बहुत सी लिमिटेशंस हैं जो कि मिसअंडरस्टूड हैं। नॉर्मल जो है पेशेंट आता है, बैठ जाएगा जी यूरिक एसिड लेवल है, मेरा बढ़ा हुआ है, मुझे गाउट है, तो ट्रीट करें। तो इसमें वैसे तो यूरिक एसिड का जो नॉर्मल है वो मेल के लिए कुछ और है, फीमेल के लिए थोड़ा बहुत फ़र्क है। जो मेल होता है उसमें 3.5 से 7 तक जो है वो नॉर्मल है, फीमेल में 2.5 से 6 तक या 6.5 तक भी जो है नॉर्मल कंसिडर किया जाता है। अगर यूरिक एसिड है 6.8 से या 6.5 से ज़्यादा है तो सुपर सैचुरेशन होती है और जो क्रिस्टल्स हैं वो प्रेसिपिटेट होते हैं। और यहाँ पे मैं दोबारा बता दूँ कि एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लिनिकल पर्ल है जो कि हम जब गाउट का चैप्टर करेंगे तो उसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि जब अक्यूट गाउट का अटैक होगा तो उसमें यूरिक एसिड नॉर्मल होगा। कभी रेज़ भी हो सकता है लेकिन अमूमन जो है यूरिक एसिड लेवल नॉर्मल होता है, क्योंकि अक्यूट अटैक में जो यूरेट के क्रिस्टल्स हैं वो जॉइंट स्पेस में जाके प्रेसिपिटेट होते हैं, जिससे सीरम यूरिक एसिड लेवल जो है टेम्परेरीली जो है वो नॉर्मल या कम हो जाता है। इसलिए अक्यूट अटैक है उसके दौरान अगर नॉर्मल यूरिक एसिड है तो गाउट को आपने रूल आउट नहीं करना कि जी सीरम यूरिक एसिड नॉर्मल है तो ये नहीं है, आपने क्लिनिकली पेशेंट को देखना है। क्योंकि अक्यूट अटैक के 4 टू 6 वीक्स के बाद जो है वो यूरिक एसिड आपने मेजर करना है, इस बात को आपने ज़हन नशीन कर लेना है। जब भी अक्यूट अटैक होगा तो आपने ये नहीं देखना कि अक्यूट अटैक है तो अभी यूरिक एसिड पहले कराओ। उस वक्त माइट भी नॉर्मल होगा या कम भी हो सकता है, हाई भी हो सकता है, लेकिन उस वक्त आपने नहीं करना। अक्यूट अटैक के जब आपने अक्यूट अटैक को सेटल कर लिया तो आपने 4 टू 6 वीक के बाद आपने यूरिक एसिड को मेजर करना है। तो एक चीज़ अभी भी मैंने कहा कि दोबारा भी रिपीट कर दूँ, हाइपरयूरिसीमिया में और गाउट में फ़र्क है। यूरिक एसिड बगैर गाउट के भी ज़्यादा हो सकता है। हाइपरयूरिसीमिया बहुत से लोग जो है हाइपरयूरिसेमिक कंडीशन में रहते हैं बगैर सिम्पटम के, साल हर साल उनकी ज़िंदगी गुजर जाती है। करोड़ों लोग हो सकते हैं जो सिर्फ हाइपरयूरिसेमिक कंडीशन में रह रहे होंगे और उनको आप ये नहीं है कि अगर उनका सीरम यूरिक एसिड लेवल नॉर्मल है तो सॉरी हाई है तो आप उनको जो है वो कोई भी एंटी गाउट ज़ेंथाइन ऑक्सीडेज़ इन्हिबिटर जो है वो आप स्टार्ट करवा दें। सिर्फ हाइपरयूरिसीमिया गाउट का डायग्नोसिस के लिए इनफ नहीं है, आपने क्लिनिकल पिक्चर को देखना है और फिर जॉइंट एस्पिरेशन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो यूरेट लोअरिंग जो थेरेपी है अक्सर औकात मरीज़ वो खुद ही ले रहे होंगे, एलोपेरानोल ले रहे हैं, फेबिक्सोस्टेट ले रहे हैं और जो है ना खुद से वो शुरू कर देते हैं। और अगर पेशेंट कोई है जिसको वाक़ई गाउट है, तो आपने ये देखना है कि उसका जो यूरिक एसिड है, जब हम उसकी ट्रीटमेंट को मॉनिटर कर रहे होते हैं, तो उसका यूरिक एसिड लेवल लेस देन 6 मिलीग्राम होना चाहिए और सीवियर जो है टॉफिशियस गाउट में इवन 5 मिलीग्राम से भी कम होना चाहिए। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, अगर एक पेशेंट है जिसको गाउट है और वो जो है वो यूरेट लोअरिंग थेरेपी ले रहा है, तो उसका जो टारगेट है सीरम यूरिक एसिड अगर पेशेंट है उसको टॉफिशियस गाउट नहीं है तो फिर 6 मिलीग्राम से कम होना चाहिए, अगर सीवियर टॉफिशियस गाउट है तो फिर उसका 5 मिलीग्राम से कम होना चाहिए। तो आपने टी टू टारगेट अप्रोच है, T2T अप्रोच कहते हैं, इसको हम आगे जो है वो जाके डिस्कस करेंगे। जो ये T2T अप्रोच है यानी टी टू टारगेट अप्रोच है गाउट की, और इसमें यूलार की जो गाइडलाइंस हैं वो यही कहती हैं, ये क्लियरली स्टेटेड है कि जो यूरिक एसिड का लेवल है वो आपने टॉफिशियस गाउट में 5 mg से नीचे रखें, और दूसरा जो है अगर वैसे गाउट है, टॉफिशियस गाउट नहीं है, तो उसमें 6 मिलीग्राम से आपने नीचे रखना है।
अच्छा जी, कुछ केसेस मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। कॉम्प्रिहेंसिव केस एग्जांपल्स के तौर पर हम कुछ केसेस जो है वो डिस्कस करेंगे, जो कि मिसलीडिंग होते हैं। केस कुछ और होता है, उसको किसी और तरीके से देखा जा रहा होता है। सबसे पहले तो हम ये डिस्कस करते हैं कि एक पेशेंट 70 ईयर की फ़ीमेल है, वो कहती है कि मुझे दर्द है, जब मैं खाना खाती हूँ तो मेरे जाँ में पेन होता है, उसको सर में दर्द है और जा पेन है, और वो बताती है कि मुझे मॉर्निंग स्टिफनेस है स्पेशली मेरे शोल्डर में। ईएसआर आप देखें, और ईएसआर 150 मिलीमीटर फ़ी आर है, या सीआरपी भी 80, 85, 90, 100 है। तो ये जो है पीएमआर और जीसीए की क्लासिक प्रेजेंटेशन है। आपने इसमें ये नहीं करना कि इसको तो इन्फेक्शन हो गया है, इसको तो कोई एंटीबायोटिक स्टार्ट कर दें, इस तरह जो है आपने नहीं बताना, इस तरह से आपने नहीं करना। और जो यूलार की जो गाइडलाइंस हैं, तो आपने क्लिनिकल फीचर जीसीए की हैं, तो आपने फौरी तौर पर, मैंने पहले भी बताया था, हाई डोज स्टेरॉइड शुरू कर दें, बिopसी का वेट ना करें, क्योंकि परमानेंट विजन लॉस हो सकता है, और ये विजन लॉस इरिवर्सिबल होता है, परमानेंट होता है। तो इसलिए आपने जब भी आप देखें जीएसआर 50 से ज़्यादा है, सीआरपी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तो आपका जो डायग्नोसिस है वो स्ट्रांगली सपोर्ट कर रहा है, तो आपने टेम्पोरल आर्टरी की बिopसी जो है वो उसके साथ कंफर्म करें, लेकिन ट्रीटमेंट में डिले आपने बिल्कुल नहीं करना। ये पहला केस हो गया हमारा जीसीए और पीएमआर का। दूसरा केस हम जो डिस्कस करने लगे हैं, दूसरा केस है एसएलई का। दूसरा केस ये है कि एक यंग फीमेल है जिसको एसएलई है, और वो एचसीक्यू और लो डोज प्रेडनिसोलोन ले रही है। वो आपके पास आए, बताती है कि फ़ीवर है, जॉइंट पेन बढ़ गई है मेरी, और आपने देखा, आपने उसके इन्फ्लेमेटरी मार्कर डबल स्ट्रैंड डीएनए कराया, डबल स्ट्रैंड डीएनए हाई है, C3 C4 कम है, लेकिन जो सीआरपी है 90 मिलीग्राम है। तो यहाँ सबसे पहले आपको फ्लेयर का ख्याल आएगा, लेकिन एसएलई में सीआरपी इतना ज़्यादा नहीं बढ़ता। आप देखेंगे कि ये कोई सुपर इम्पोज बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, तो आपने ये नहीं समझना कि ये सिर्फ जो है वो एसएलई की वजह से है, सीआरपी बढ़ा हुआ। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, बिल्कुल एसएलई का फ्लेयर उस इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, लेकिन सीआरपी बढ़ा हुआ इन्फेक्शन की वजह से होगा, तो सुपर इम्पोज्ड उसमें देखें, आप यूरिन कल्चर करवाएं, ब्लड कल्चर करवाएं, यूटीआई हो सकती है, सेप्सिस हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। एंटीबायोटिक्स दें, पेशेंट बेहतर हो जाएगा। एसएलई को फिर आप जो है वो मैनेज करेंगे, और एसएलई भी इन्फेक्शन बेहतर होने से रिलेटिवली बेहतर हो जाएगी। और अगर आपने एसएलई समझ के आपने एसएलई फ्लेयर समझ के उसके स्टेरॉइड बढ़ा दिए, तो मरीज़ जो होगा उसको उल्टा नुकसान हो गया। एक और केस है कोटिडियन फ़ीवर का। कोटिडियन फ़ीवर एक मेल है, मेल में मैंने ज़्यादा पेशेंट देखे, मेल है, उसको डेली जो है वो शाम के वक्त बुखार होता है, उसको साल्मन कलर रैश है, उसको आर्थराइटिस है, सोर थ्रॉट है, यंग है, ईएसआर 95 है, सीआरपी 120 है या 100 से भी ऊपर। फेरिटन आपने देखा, फेरिटन 10,000 से भी अबव है। तो ये अडल्ट ऑनसेट स्टिल डिजीज़ की क्लासिक प्रेजेंटेशन है, जिसमें ड्रामेटिकली एक्टिव एलिवेटेड फेरिटन जो है वो यहाँ पे आपका की क्लू है। और यहाँ पे आप डायग्नोसिस कैसे बनाते थे, यामागुची क्राइटेरिया के मुताबिक आपका डायग्नोसिस कंफर्म होगा, आप इसको ट्रीट करेंगे। इसमें जब हम इस पे जाएंगे तो इसको हम डिस्कस करेंगे, अडल्ट ऑनसेट स्टिल डिजीज कैसे। अब आपने ये नहीं समझ लेना इसको तो बुखार हो रहा है, इसका ईएसआर हाई है, इन्फेक्शन है, एंटीबायोटिक्स। मेरे पास बच्चे, बहुत सारे पेशेंट मेरे पास आए जो इतने विदाउट जो है वो ब्लड कल्चर, वो कितने अरसे से एंटीबायोटिक्स, कभी एक एंटीबायोटिक चल रहा है आईवी, कभी दूसरा, कभी तीसरा, और उनको अडल्ट ऑनसेट स्टिल डिजीज़ होती है। तो आप ये सीआरपी के साथ सीरम फेरिटन करवा सकते हैं। अब ये केसेस आपने याद रखने हैं। पाकिस्तान का जो कॉन्टेक्स्ट है उसमें जो है वो इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स के बारे में कुछ स्पेसिफिक बातें हैं, हम वो भी डिस्कस करते हैं। हमने पहले भी की, मैं यहाँ पे एक अलग जो है वो डिस्कशन दोबारा करूँगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखनी है कि पाकिस्तान में एनीमिया बहुत कॉमन है, ख़ास तौर पर जो है फीमेल्स में। तो ईएसआर को फाल्सली एलिवेट कर सकता है, तो आपने ये नहीं समझना कि ईएसआर किसी इन्फेक्शन की वजह से है। इसलिए आपने हमेशा हीमोग्लोबिन भी चेक करें, और ईएसआर को इंटरप्रेट करते वक्त एनीमिया को फैक्टर इन रखें। और ये ना हो कि आप एनीमिया की वजह से ईएसआर जो है वो एलिवेट हो, और आप समझें कि ये जो है किसी इन्फेक्शन की वजह से, और आप जो है बजाय उसको उसके एनीमिया को ट्रीट करें, आप एंटीबायोटिक्स देते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के हवाले से टीबी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा कॉमन है। क्रोनिक टीबी से ईएसआर और सीआरपी दोनों बढ़ सकते हैं। अगर कोई भी पेशेंट है, अनएक्सप्लेन्ड एलिवेटेड ईएसआर है या सीआरपी है, तो
आप टीबी का वर्कअप लाज़मी कराएँ और बहुत दफ़ा ऐसा होगा कि आपको टीबी मिल जाएगी और लेटेंट टीबी पे अलग से लेक्चर दूँगा। लेटेंट टीबी को भी ट्रीट करना चाहिए और मैंने मेरा जो है ना बैड एक्सपीरियंस रहा। मैंने काफ़ी सारे पेशेंट्स जो टीबी आर्थराइटिस डायग्नोज़ करके उनको लेटेंट टीबी देना चाह रहे, रिफेपेंटिन और एसएनएज़ेड की 12 एचपी रिजीम जो है, वीकली डोज़ेज़ दी जाती है 12 डोज़ेज़। तो मैंने वो उनको स्टार्ट कराई, तो उन्होंने जाके पल्मोनोलॉजिस्ट से सेकंड ओपिनियन ली। उसने कहा जी ये तो डेड जर्म है, ये तो आप कुछ कह ही नहीं रहा। और होता ये है कि जब हमारा पेशेंट है जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़्ड है और वो ले रहा है और इम्यूनो सप्रेसेंट ले रहा है या वो जैक इन्हिबिटर ले रहा है या वो टीएनएफ इन्हिबिटर ले रहा है, तो उसमें ये होता है कि नॉर्मली जो है टीबी एक्टिवेशन का चांस इतना नहीं होता। जो है नॉर्मली ये होता है 5 टू 10% एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन में 10 टू 5 टू 10% जो है वो टीबी एक्टिवेशन का चांस होता है ज़िंदगी में। लेकिन अगर वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़्ड है, इम्यूनो सप्रेसेंट ले रहा है तो उसमें 5 टू 10 टाइम्स जो है फिर चांस बढ़ जाता है टीबी एक्टिवेशन का। इसलिए लेटेंट टीबी को ट्रीट करना चाहिए। तो अगर आपको टीबी आर्थराइटिस मिलती है या वैसे अनएक्सप्लेन्ड एलिवेटेड डीएसआर सीआरपी मिल रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, टीबी वर्कअप कराएँ और लेटेंट टीबी है या एक्टिव है या लेटेंट है तो फिर आप उसको ट्रीट कर सकते हैं। टीबी के अलावा जो पाकिस्तान में एक और चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन है वो हेपेटाइटिस सी है। पाकिस्तान में एंडेमिक है और एचसीवी से भी इन्फ्लेमेटरी मार्कर बढ़ सकते हैं, ये सर बढ़ सकता है, तो आपने एचसीवी को भी आपने याद रखना है। तो हम बात कर रहे थे पाकिस्तान के हवाले से एनीमिया की, उसके बाद टीबी की, उसके बाद एचसीवी की, ये बातें हैं जो पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में आपने याद रखनी है। चौथी एक बहुत अहम है कि लैब स्टैंडर्ड मुख्तलिफ हो सकते हैं। एक ही मरीज़ की ईएसआर मुख्तलिफ लैब से मुख्तलिफ आ सकती है। आपने एक लैब से कराई कुछ और है, दूसरी लैब से कराई कुछ और है, इसलिए आप हमेशा रिलायबल स्टैंडर्ड लैब को इस्तेमाल करें और डिज़ीज़ मॉनिटरिंग के लिए जो है वो आप हमेशा ईएसआर या सीआरपी करें, लेकिन स्टैंडर्ड लैब होनी चाहिए। ये पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में है। अब जी कॉमन पिटफॉल्स पे बात करते हैं। कॉमन पिटफॉल्स हर लेक्चर के एंड पे मैं डिस्कस करता हूँ और बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। इससे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको हेल्प मिलेगी और क्लिनिकली आपकी क्लिनिकल प्रैक्टिस में भी। पहला पिटफॉल आपने ये रखना है कि नॉर्मल ईएसआर अगर आ गया है तो इन्फ्लेमेशन ना होने की कोई गारंटी नहीं है। नॉर्मल ईएसआर है तो फिर भी कोई इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ हो सकती है, कोई इन्फ्लेमेटरी कंडीशन हो सकती है। तो नॉर्मल ईएसआर है, ये नहीं आपने रूल आउट कर देना कि कोई डिजीज़ नहीं है। तो ईएसआर नॉर्मल हो सकता है। इवन अर्ली आरए में मैंने ऊपर कहा सीरोनेगेटिव स्पॉन्डाइलोआर्थ्रोपैथीज़ में जो है या एसएलई में भी जो ईएसआर इवन नॉर्मल हो सकता है। तो क्लिनिकल पिक्चर जो है वो हमेशा प्राइमरी होती है। तो ईएसआर नॉर्मल होना कोई गारंटी नहीं है। दूसरा पिटफॉल आपने याद रखना है कि ईएसआर में जो है वो सीआरपी के बढ़ने को आपने डिजीज़ फ्लेयर के साथ को रिलेट नहीं करना। आपने देखना है कि सीआरपी बढ़ी हुई है तो वो इन्फेक्शन हो सकता है। जब तक कि प्रूव ना हो जाए आपने उसको इन्फेक्शन ही लेना है और जब तक ये भी प्रूफ ना हो जाए कि ये शायद कोई सिरोसाइटिस की वजह से है, तो तब तक आपने इन्फेक्शन को जो है वो लाज़मी तौर पर रूल आउट करना है एसएलई में। ईएसआर हाई, सीआरपी एसएलई में। तीसरा पिटफॉल क्या है, फेरिटन का। फेरिटन को आयरन स्टोर नहीं समझना, ये एक्यूट फेज रिएक्टेंट भी है, उसके तौर पर भी आप इसको देखें। और अगर बहुत ज़्यादा फेरिटन हाई है तो आप अडल्ट ऑनसेट स्टिल डिजीज़ या एमएएस को जो है वो उसका वर्कअप करा सकते हैं। ये आपके जो हैं पिटफॉल्स हैं। मज़ीद भी पिटफॉल्स हैं। चौथा पिटफॉल जो है वो ये है कि जो एक्यूट गाउट है, मैंने ऊपर भी बताया, यहाँ पे भी मैं वो करता हूँ। एक्यूट अटैक के दौरान जो है वो यूरिक एसिड जो है वो नॉर्मल हो सकता है। आपने रूल आउट नहीं करना कि यूरिक एसिड नॉर्मल है तो कोई गाउट नहीं है। गाउट एक्यूट अटैक के दौरान सीरम यूरिक एसिड नॉर्मल या लो हो सकता है। पाँचवा पिटफॉल ये है कि कॉम्प्लीमेंट लेवल्स को एसएलई के अलावा किसी और कंडीशन में ना चेक करना भी आपकी क्लिनिकल मिस्टेक हो सकती है। ये कोई जो है वो इवन मैंने ऊपर भी जिक्र किया, हेरिडिटरी कॉम्प्लीमेंट डेफिशिएंसी हो सकती है, क्रायोग्लोबुलिनीमिया हो सकता है, सेवियर सेप्सिस है उसमें भी कॉम्प्लीमेंट लेवल हो सकते हैं। तो यहाँ तक हमारा जो है वो लेक्चर था और आज के लेक्चर में हमने इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स को बहुत ही डिटेल से समझा और आपने हमेशा याद रखना है कि ये इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स जो हैं हर एक इन्फ्लेमेटरी मार्कर एक अलग टूल के तौर पर है और इसकी अपनी लिमिटेशन है। उम्मीद करता हूँ इस लेक्चर के ज़रिए आपकी क्लिनिकल प्रैक्टिस में भी और आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। मॉड्यूल 1 यहीं पे हमारा कंप्लीट हुआ है। मॉड्यूल 2 में हम जो है रूमेटॉइड आर्थराइटिस को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।